गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल IAS PCS हिंदी। यूपी PCS प्रीलिम्स 2024 के लिए हमने जो सीरीज स्टार्ट की है उसमें आज का लेक्चर इकोनॉमिक्स से संबंधित होने वाला है, जिसमें हम अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण देखेंगे। साथ में ये देखेंगे कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसके कितने सेक्टर होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि जो अर्थशास्त्र है, जिसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, ये क्या होता है। तो दोस्तों, इकोनॉमिक्स एक ऐसा शास्त्र होता है जिसमें हम केवल और केवल आर्थिक क्रियाओं की बात करते हैं, धन की बात करते हैं, पैसों की बात करते हैं। चलिए थोड़ा इसको अच्छे से समझते हैं। अर्थशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है तथा उन गतिविधियों का प्रश्न जो होता है लाभ या हानि से संबंधित होता है। जो आपका इकोनॉमिक्स होता है ये सैद्धांतिक पक्ष होता है, ये थ्योरिकल पक्ष होता है। दोस्तों, जो आपकी इकोनॉमी होती है, जो आपकी इकोनॉमिक्स होती है, ये दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होती है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो माइक्रो होती है ये किसी विशेष संस्थान, सेक्टर या किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित हो सकती है। और इसका जो स्तर है, इसका स्तर होता है संक्षिप्त। इसका स्तर जो छोटा होता है, संक्षिप्त होता है। लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो दोस्तों, ये किसी विशेष भूभाग के लिए बड़े स्तर पर देखी जाती है और इसका जो स्तर होता है ये व्यापक होता है। जैसे हम बात करें इंडियन इकोनॉमी, जब हम इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे तो ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। परंतु जब हम इंडियन इकोनॉमी में बात करें राम की, क्योंकि राम जो है इंडियन इकोनॉमी में जुड़ा हुआ एक व्यक्ति है, जब हम राम की बात करेंगे तो ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। यह हम राम की जो फर्म है या जो कंपनी है उसकी बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका मैक्रो इकोनॉमी होगा, ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। चलिए इसको थोड़ा अच्छे से और समझते हैं, अच्छे से इसको जानते हैं। तो जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है ये ऐसा मान लीजिए, जो बगीचा होता है, बगीचे का जो पेड़ होता है उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में डालेंगे। जैसे हम इंडिया की बात करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, आ जाएगा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। परंतु जब इंडिया में हम GDP की बात करेंगे, यानी किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात करें, GDP में किसी पर्टिकुलर इंसान की बात कर रहे हैं, तो ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स आ जाएगा। जैसे बगीचा जो है ये आपका मैक्रो है, क्योंकि बगीचे में आपको बहुत सारे पेड़ देखने को मिलेंगे। परंतु जब स्पेशल किसी पेड़ की बात करोगे तो ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये अंतर होता है। अर्थव्यवस्था के किसी घटक का अध्ययन उसको कहते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन जब हम सभी घटक का अध्ययन करोगे तो उसको कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए, हमने अब जान लिया है इकोनॉमिक्स क्या होता है। दोस्तों, एक शब्द और होता है जिसको कहते हैं अर्थव्यवस्था, तो दोस्तों अर्थव्यवस्था जो है ये अकेला शब्द प्रयोग नहीं होता, ये किसी देश के साथ जुड़कर होता है। जैसे हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, यूएसए इकोनॉमी, ऐसा नहीं कह सकते हम कि यूएसए इकोनॉमिक्स। तो इस तरीके से प्रयोग होते हैं। अर्थशास्त्र का व्यावहारिक रूप है। दोस्तों, जो अर्थशास्त्र है ये तो सैद्धांतिक रूप होता है, लेकिन जब हम अर्थशास्त्र के व्यावहारिक रूप को देखते हैं तो उसको हम अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसको इकोनॉमी कहते हैं। किसी देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन जो है उसको हम इकोनॉमी कहते हैं। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, यूएसए इकोनॉमी और चाइनीज़ इकोनॉमी। चलिए अब देखते हैं
अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। तो दोस्तों ये जो हम वर्गीकरण कर रहे हैं ये राज्य एवं सरकार की सहभागिता के आधार पर कर रहे हैं। जो हमारी राज्य है सरकार है वो कितना अपना योगदान देती है उस आधार पर देख रहे हैं इकोनॉमी का वर्गीकरण। तो सबसे पहले बात करेंगे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था का, जिसको कहते हैं सोशल इकोनॉमी। तो दोस्तों इसके नाम से लग रहा है कि जो चीज़ें सोशल हो यानी जो सभी के लिए हो तो कैसी होगी, उसका उद्देश्य होगा जन कल्याण, उसका उद्देश्य होगा जन कल्याण। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें होता है जो अर्थव्यवस्था होती है इसका उद्देश्य केवल और केवल जन कल्याण करना होता है। और ये अर्थव्यवस्था जो है सरकार पर निर्भर होती है, ये सरकार पर निर्भर होती है, क्योंकि जितने भी हमारे उत्पादन है, जितना भी हमारा वितरण है, ये केवल राज्य पर ही नियंत्रण रखता है, राज्य ही इस पर नियंत्रण करता है। चलिए देखते हैं इसको। उत्पादन एवं वितरण पर राज्य सरकार का नियंत्रण होता है। जो कीमत होती है, जो बाजार है वो निर्धारित नहीं करता, इसमें निर्धारित करता है सरकार। जो सरकार है वह निर्धारित करती है कि प्राइस क्या होगा। इसके उद्देश्य जो होता है जन कल्याण होता है, और इसके बाद सोचते हैं कि अब लाभ क्या होगा। पहले ये सोचते हैं कि भैया हमें जन कल्याण करना है, उसके बाद देखना है कि लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं जिसको कहते हैं कैपिटल इकोनॉमी, तो दोस्तों ये सोशल इकोनॉमी के अपोजिट होता है। अब इस शब्द से समझिए कैपिटल क्या होता है, ये बिजनेसमैन के पास होता है और बिजनेसमैन का उद्देश्य होता है लाभ कमाना। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इसमें जो नियंत्रण है वितरण एवं उत्पादन पर, ये बाजार का नियंत्रण होता है। चलिए इसको भी थोड़ा समझते हैं। उत्पादन व वितरण दोनों निजी क्षेत्र पर ही निर्भर होती है। उत्पादन एवं सेवा की कीमत जो है बाजार निर्धारित करता है। जैसे कि कोरोना टाइम में आपने देखा होगा जो मास्क थे, ये मास्क अमूमन 15 से 20 रुपये का आता है, लेकिन जैसे ही कोरोना काल आया तो क्या हुआ, मास्क की जो है डिमांड ये बढ़ गई, और डिमांड बढ़ गई तो प्राइस भी बढ़ा दिया। जो मास्क आपको 15 से 20 रुपये मिलता था ये उस समय आपको 50 रुपये का मास्क मिल रहा था। तो इस तरीके से जो है ये निर्धारित किया था निजी क्षेत्र ने, बाजार ने निर्धारित किया था। और इसमें बाजार का जो अर्थ होता है तो दोस्तों ये अर्थ होता है डिमांड एंड सप्लाई से संबंधित होता है कि डिमांड और सप्लाई कैसी हो रही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो दोस्तों ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें पूंजीवाद के साथ साथ समाजवाद दोनों ही होते हैं, जिसमें समाजवाद के लक्षण ज़्यादा और पूंजीवाद के लक्षण कम होते हैं। और ये जो मॉडल है ये आपको देखने को मिलेगा इंडिया में, ये आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। हमारा जो भारत है यहाँ पे हमने मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल अपनाया हुआ है। और जब हम पूंजीवादी की बात करते हैं तो ये आपके USA, UK आदि देशों में देखने को मिलता है। और जब समाजवाद की बात करते हैं तो ये आपको रशिया, चाइना आदि जैसे देशों में देखने को मिलता है। चलिए अब देखते हैं। तो दोस्तों जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है इसमें पूंजीवाद के साथ साथ समाजवाद दोनों ही होता है। उत्पादन में जो है सरकार व निजी दोनों का ही नियंत्रण होता है। कुछ उत्पाद जो है उनकी कीमत जो निर्धारित राज्य करता है और कुछ के जो है निजी करता है यानी बाजार करता है। जैसे कि वर्तमान में जो है जो हमारे सिम है उनके रिचार्ज जो है बढ़ा दिए गए जियो द्वारा, एयरटेल द्वारा। तो ऐसे में क्या है, जो भारत सरकार की कंपनी है जिसको कहते हैं BSNL, इसका जो मूल्य है रिचार्ज का इसका बहुत कम है। तो लोगों ने क्या करा, इनको छोड़कर सब BSNL की तरफ भागने लगे, क्योंकि BSNL का जो प्राइस है, जो रिचार्ज है ये बहुत ही कम मूल्य पर है, क्योंकि इनका जो प्राथमिक उद्देश्य है ये लाभ कमाना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बिजनेस भी होता है। अब देखो एयरटेल जो है और ये जियो है, ये बिजनेसमैन की कंपनी है यानी ये निजी क्षेत्र की कंपनी है। और BSNL जो है ये राज्य की कंपनी है, राज्य सरकार की कंपनी है या फिर केंद्र सरकार की कंपनी है। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम जिस इकोनॉमी की बात की थी वो थी आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो इसमें क्या था आपका, संसाधनों का जो है न्यायोचित वितरण किया जाता है, सभी को समान रूप से संसाधन बांटे जाते हैं। सामान्यतः इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक समानता
होती है, क्योंकि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है ये आर्थिक समानता के ही लिए ही लाई गई थी। लोकतंत्र के सफलता की संभावना इसमें अत्यधिक होती है। ये आंशिक रूप से बंद या खुली हो सकती है, या फिर पूर्ण रूप से बंद या खुली हो सकती है। लेकिन जब हम बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, तो इसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना। इसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना होता है। इसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। दक्षता एवं कुशलता को इसमें अत्यधिक महत्व दिया जाता है, और यहाँ पे जो है आपको आर्थिक समानता बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, गरीबों और जो हमारे वंचित होते हैं उनकी अपेक्षा की जाती है, उनको दरकिनार कर दिया जाता है। यहाँ पे जो आपको खुली अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है, कोई भी आके बिजनेस कर सकता है। इसमें आर्थिक विकास तो होता है, परंतु आर्थिक समानता जो है ये देखने को नहीं मिलती है। और यहाँ पे जो है पूंजी का केंद्रीकरण होता है। पूंजी जो है कुछ ही लोगों के हाथों में रह जाती है, सभी के पास नहीं होती, कुछ ही लोगों के हाथ में रह जाती है। लेकिन जब हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, वर्तमान में जो है हमारे अधिकतर देश जो है ये मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल अपनाए हुए हैं हमारे भारत के साथ। वर्तमान में जो है सामान्यतः कोई जो है पूर्णतः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं है, और कोई भी जो है समाजवादी देखने को नहीं मिलता है वर्तमान में जो भी देश हैं। क्योंकि दोस्तों सभी देश जो है जनता का कल्याण भी करना चाहते हैं, और साथ में चाहते हैं कि भैया हमें लाभ भी प्राप्त हो। चलिए अब देखते हैं विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। जो विकास है उसके आधार पर अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो वो कौन कौन सी हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम विकसित अर्थव्यवस्था की, जिसको हम डेवलप्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो आपको जो हमारा बौद्धिक क्षमता है, जो हमारी इंटेलिजेंसी है, ये आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी लोग रहते हैं। यहाँ पे जो है अत्यधिक कुशल व्यक्ति देखने को मिलता है, हर तरीके से वो अपने आप में सक्षम होता है। यहाँ पे जो है आपको औद्योगिकरण का विकास अपने उच्चतम स्तर पर देखने को मिलता है, क्योंकि जितना भी औद्योगिकरण जितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन है यहाँ पर सबसे ज़्यादा हुआ होता है। यहाँ पे जो कृषि है ये आपको बहुत ही कम देखने को मिलती है। जो जीवन स्तर होता है ये बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है, और प्रति व्यक्ति जो आय है ये बहुत ही ज़्यादा होती है, जैसा कि आप यूएसए और यूके में देख सकते हो। और यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है ये सबसे उच्चतम क्वालिटी की होती है। और यहाँ पे जो आपको पेटेंट अत्यधिक देखने को मिलता है, क्योंकि पेटेंट का मतलब ही यही होता है कि ये जो यहाँ के जो लोग हैं ये अपनी बौद्धिक क्षमता में बहुत ही ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था की, जिसको डेवलपिंग इकोनॉमी कहा जाता है। इसमें जो टेक्नोलॉजी है ये आपकी उच्च होती है, लेकिन उच्चतम नहीं होती। यहाँ पे व्यक्ति जो है कुशल होते हैं, अत्यधिक कुशल होते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था के आधार पर यहाँ का जो औद्योगिकरण है ये थोड़ा कम होता है। संसाधनों का जो दोहन है ये विकसित देशों की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, परंतु जब हम अल्प विकसित देश देखेंगे तो उसकी अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा होता है। जीवन स्तर जो है अपेक्षाकृत कम उच्च होता है, मतलब ऐसा कह सकते हो कि मीडियम साइज़ का होता है, ना तो ही बहुत ज़्यादा अच्छे से रहते हैं और ना ही ये बहुत बेकार रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की, जिसको अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका औद्योगिकरण है ये अत्यधिक कम देखने को मिलता है, और यहाँ पे जो कुशल व्यक्ति है ये भी आपको बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। जीवन स्तर जो है ये निम्न होता है, और कृषि भूमि जो है यहाँ पर आपको अत्यधिक देखने को मिलती है। और जो यहाँ पे जो कृषि होती है ये जीवन निर्वाह के उद्देश्य से की जाती है। दोस्तों ये एक नई इकोनॉमी निकल कर आई है, जिसको कहते हैं उभरती अर्थव्यवस्था, जिसको इमर्जिंग इकोनॉमी कहा जाता है। दोस्तों ये वो कंडीशन होती है जो विकासशील और विकसित देशों के बीच की होती है, जिसमें आपका इंडिया, चाइना, ब्राज़ील और रशिया जैसे देश आते हैं। चलिए हमने देख लिया है, अब देखते आगे। पारस्परिक निर्भरता के आधार पर, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है, तो उसके आधार पर अर्थव्यवस्था कैसी कैसी होती है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम बंद अर्थव्यवस्था की, जिसको क्लोज इकोनॉमी कहते हैं। यहाँ पे जो है आपका आयात और निर्यात पूर्णतः प्रतिबंधित होता है, जैसा भारत में 1991 से पहले था। यहाँ पे दोस्तों एक नोट दिया है जहाँ पे साफ साफ लिखा है कि कोई भी अर्थव्यवस्था जो है
वो पूर्णतः बंद नहीं हो सकती, क्योंकि कभी ना कभी तो कुछ आप बाहर से आयात या निर्यात जरूर करोगे। इसलिए ऐसा कहा गया है कि कोई भी अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से बंद अर्थव्यवस्था नहीं हो सकती। चलिए अब बात करते हैं खुली अर्थव्यवस्था की, जिसको कहते हैं ओपन इकोनॉमी। यहाँ पे जो है आयात और निर्यात स्वतंत्र रूप से होते हैं, जैसा प्रेजेंट में इंडिया में देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसी के आधार पर हमने जितने भी इकोनॉमी के महत्वपूर्ण पक्ष थे वो हमने देख लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। धन्यवाद।